हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बात करते हैं भारतीय संविधान का भाग 4 के बारे में, जिसमें वर्णन किया गया है डीपीएसपी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट पॉलिसी, किसी भी राज्य के नीति निर्देशक तत्व या सिद्धांत के बारे में। इनको डिफाइन किया गया है आर्टिकल नंबर 36 से 51। पिछली वीडियो में हम जान चुके हैं भाग 3 के बारे में, फंडामेंटल राइट, और वो आर्टिकल की बात करें तो वो 12 से 35 तक थे और ये 36 से 51 तक है। जैसे वो फंडामेंटल राइट अमेरिका के कॉन्स्टिट्यूशन से इंस्पायर है, ऐसे ही भाग 4 जो है हमारा डीपीएसपी, ये लिया गया है आयरलैंड के संविधान से। आयरलैंड ने भी किसी और कंट्री से इसको लिया है, किसी और कंट्री से वो भी प्रेरित है, तो वो उसने लिया है स्पेनिश से। जो आयरलैंड में ये है डीपीएसपी, ये आर्टिकल 45 में डिफ़ाइन किया गया है, लेकिन हमारे इंडिया में जो डीपीएसपी है वो आर्टिकल नंबर 36 to 51 में डिफ़ाइन किया गया है। आगे हम सभी आर्टिकल्स के बारे में भी जानेंगे। अब नीति निर्देशक तत्व है क्या, इनका ऑब्जेक्टिव क्या था इनको शामिल करने का। तो इनका ऑब्जेक्टिव था कि लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना। लोक मीन्स पब्लिक या जनता, हमारी इस एस्टेब्लिशमेंट ऑफ वेलफेयर स्टेट, एक ऐसे राज्य की स्थापना करना जिसमें हर किसी का, यानी कि हर पब्लिक जनता का कल्याण हो सके। नेक्स्ट पॉइंट था सामाजिक और आर्थिक न्याय। हर, चाहे वो निचले तबके से हो या किसी भी श्रेणी का इंसान हो, हर किसी को सामाजिक न्याय की ज़रूरत हो, उसे सामाजिक न्याय मिले। आर्थिक न्याय की ज़रूरत हो, वहाँ उसे आर्थिक न्याय मिले। नेक्स्ट पॉइंट है कानून बनाते समय डीपीएसपी को ध्यान में रखा जाए। कोई भी लॉ बन रहा है उसमें डीपीएसपी को ध्यान में रखकर ही वो लॉ बनाया जाए। नेक्स्ट पॉइंट है कि ये पॉजिटिव इन नेचर है डीपीएसपी। अगर हम बात करें फंडामेंटल राइट की तो वो नेगेटिव इन नेचर है। नेक्स्ट पॉइंट है डीपीएसपी परिवर्तनीय नहीं है। अच्छा, इसका मतलब क्या है, परिवर्तनीय है, परिवर्तनीय नहीं है। जैसे फंडामेंटल राइट है हमारे, तो मौलिक अधिकार, अगर उनका कोई हनन करता है तो जिस व्यक्ति के मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा है वो व्यक्ति सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट जा सकता है अपने न्याय के लिए। लेकिन इसमें क्या है, डीपीएसपी में ये सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट नहीं जा सकता है। इसलिए ये क्या बोला गया है कि डीपीएसपी परिवर्तनीय नहीं है। डीपीएसपी आर नॉट इनफोर्सिएबल। जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना था तो उस टाइम संवैधानिक सलाहकार जो थे BN राव जी ने, उनका ओपिनियन था कि जो फंडामेंटल राइट है उन्हें 2 पार्ट्स में कैटेगराइज कर दिया जाए। 2 पार्ट्स में, एक कैटेगरी 1, कैटेगरी 2। उन्होंने बोला कि कैटेगरी 1 में फंडामेंटल राइट भाग 3 को रखा जाए और कैटेगरी 4 में डीपीएसपी भाग 4 को रखा जाए। डीपीएसपी ये है क्या, किसी भी राज्य अपनी कंडीशंस, अपनी ज़रूरतों को देखते हुए डीपीएसपी से हटाकर उन्हें भविष्य में फंडामेंटल राइट में इंक्लूड कर सकता है। इसलिए बोला कि ये हैं, दोनों ही हैं फंडामेंटल राइट, बट जो डीपीएसपी है वो भविष्य के फंडामेंटल राइट होंगे। ठीक है। नेक्स्ट है डीपीएसपी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। नीति निर्देशक नहीं है, नीति निर्देशक सिद्धांत, जिनको लिया गया है आयरलैंड से, और आर्टिकल 36 to 51, 36 से 51 तक में है जिनका वर्णन। फर्स्ट पॉइंट तो यही हो गया कि नीति निर्देशक सिद्धांत को हमने आयरलैंड से लिया है और मौलिक अधिकार को अमेरिका यानी कि USA से लिया गया। नीति निर्देशक सिद्धांत भाग 4 में है और मौलिक अधिकार भाग 3 में है। नीति निर्देशक सिद्धांत में क्या है, इसे लागू कराने के लिए आप न्यायालय नहीं जा सकते, जैसा अभी हम पीछे डिस्कस कर चुके हैं। और मौलिक अधिकार क्या है, इसे लागू कराने के लिए आप कोर्ट, न्यायालय जा सकते हैं। 4th पॉइंट है, ये समाज की भलाई के लिए है नीति निर्देशक सिद्धांत, और मौलिक अधिकार ये व्यक्ति के अधिकार के लिए है, खुद के। तो ये आगे है इस नीति निर्देशक सिद्धांत, इसके पीछे राजनीतिक मान्यता है और मौलिक अधिकार इसके पीछे कानूनी मान्यता है।
नीति निर्देशक क्षेत्र अधिकार, और जो डीपीएसपी है ये राज्य लागू करेगा तब नागरिक को मिलेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। अब हम जानेंगे डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। कुछ ऐसे तत्व होंगे जिनको इम्प्लीमेंट करना होगा किसी भी राज्य के। अच्छा, जो राज्य है ये राज्य क्या है? राज्य के बारे में जो बताया गया है, डेफिनेशन ऑफ स्टेट इज सेम एज इन पार्ट 3। पार्ट 3 में हमने पढ़ा था डेफिनेशन ऑफ स्टेट, अगर याद हो आपको तो आर्टिकल का नाम आर्टिकल नंबर आप बताएंगे कौन सा आर्टिकल है जिसमें हमने डेफिनेशन ऑफ स्टेट पढ़ी है। सिमिलर यहाँ पे बात की गई है इसमें आर्टिकल नंबर 36 में डेफिनेशन ऑफ स्टेट। ये है फंडामेंटल राइट में डेफिनेशन ऑफ स्टेट आर्टिकल नंबर 12 में। फिर आता है आर्टिकल नंबर 36 हो गया। आर्टिकल नंबर 37, डीपीएसपी हमारे शासन में मूलभूत है और ये वाद योग्य नहीं है। डीपीएसपी आर नॉट इन्फोर्सेबल। आर्टिकल 37 नीति निर्देशक सिद्धांतों के कार्यों के बारे में बताता है। आर्टिकल नंबर 37 ये बताता है कि डीपीएसपी हमारे शासन में मूलभूत है। ये नीति निर्देशक सिद्धांतों के बारे में बताता है कि इनके उल्लंघन पर हाईकोर्ट। आर्टिकल नंबर 38 में बताया गया है नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक व राजनीतिक न्याय के बारे में, कि लोगों की आय, स्थिति तथा अवसरों में असमानताओं को कम करके लोगों का कल्याण करना इसका उद्देश्य है। अनुच्छेद 38 में। अच्छा, अनुच्छेद 38 ये 44वां संविधान संशोधन 1978 में हुआ। इसमें भाषा में परिवर्तन किया गया। 44वां संविधान संशोधन 1978 आर्टिकल 38 सब क्लॉज 2। इसमें क्या बताया गया, इनइक्वलिटीज़ ऑफ इनकम को कम किया जाए। जो लोगों में आय में डिफरेंस आ रहा है इनकम का, उसको कम करने की बात की गई है। अब ये कम कैसे होगा, तो जिनके पास व्यवसाय नहीं है, काम नहीं है, उनको अगर काम मिलेगा तो उनकी भी इनकम होगी, जिससे कि क्या होगा, डिफरेंस कम होगा। नेक्स्ट पॉइंट क्या है हमारा, अनुच्छेद 39 राज्य विशेष रूप से कई नीतियों को सुरक्षित करने की दिशा में कार्य करेगा, जैसे सभी नागरिकों को आजीविका के पर्याप्त साधन का अधिकार, यानी कि हर एक नागरिक को जीवन जीने की जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं वो उसे प्रदान की जाएंगी। और फिर इसमें क्या है, समान कार्य के लिए समान वेतन फॉर मेन एंड वुमेन। समान ऐसा नहीं है, मतलब समान वेतन मिलेगा, कार्य भी उनका समान होना चाहिए, वर्किंग सेम, टाइमिंग सेम होनी चाहिए। ये समान कार्य के लिए समान वेतन हो गया। अब ये है 39। अब ये इसमें होता है 42वां संविधान संशोधन 1976। बच्चों के इसमें क्या बताया गया है, क्या जोड़ा गया है, जो भी ये संशोधन हो रहा है इसमें जोड़ा गया है 42वां संविधान संशोधन 1976। ये जोड़ा गया बच्चों के बचपन एवं युवाओं का शोषण ना हो, है ना। समान व निःशुल्क विधिक सहायता, इक्वल एंड फ्री लीगल एजुकेशन फॉर चाइल्ड। समान न्याय निःशुल्क विधिक सहायता। नेक्स्ट है हमारा अनुच्छेद खा 39 का, सार्वजनिक धन का स्वामित्व व नियंत्रण इस प्रकार करना ताकि सार्वजनिक हित का सर्वोत्तम साधन हो सके। ठीक है। अनुच्छेद 39 का, धन का समान वितरण हो। ऐसा नहीं कि किसी एक विशेष धर्म या जाति में हम बहुत सारा धन कलेक्ट कर रहे हैं और कोई उससे वंचित रह जा रहा है, ऐसा नहीं। धन का समान वितरण होना चाहिए।
और अनुच्छेद 40 में क्या बताया गया है? अच्छा, अनुच्छेद 40 जो है ये ग्राम पंचायतों के गठन से संबंधित है। अब ग्राम पंचायतों के गठन में ये किन किन के बीच का मतभेद है? गांधी वर्सेस अंबेडकर के बीच का। अब गांधी जी जो थे वो इसमें थे कि ग्राम पंचायत का गठन होना चाहिए, बट अंबेडकर जी इनसे अपोजिट में थे, ये अपोजिशन में थे कि ग्राम पंचायतों का गठन नहीं होना चाहिए। तो इनको कौन ग्राम पंचायतों का गठन, अनुच्छेद 40 ग्राम पंचायतों का गठन। अब ग्राम पंचायत हमारे देश हर राज्य में ग्राम पंचायतें नहीं, जैसा कि हम अभी पहले ही जान चुके हैं कि डीपीएसपी हर स्टेट इसे फॉलो करने के लिए बाध्य नहीं है। कोई भी स्टेट अपनी आवश्यकताओं के अनुसार, अपनी ज़रूरतों के अनुसार, वहाँ की कंडीशंस के अकॉर्डिंग इसे इम्प्लीमेंट कर सकती है या नहीं कर सकती है ना। तो अनुच्छेद 40 ग्राम पंचायतों का गठन, तो ऐसा नागालैंड, मेघालय, मिज़ोरम, दिल्ली, इनमें ग्राम पंचायतें नहीं हैं। ऐसा नहीं कि यहाँ गांव नहीं है, यहाँ गांव है लेकिन यहाँ ग्राम पंचायतें नहीं हैं। तो ये किसको किसको फॉलो कर रहे हैं? अम्बेडकर जी को। और जहाँ ग्राम पंचायतें हैं वो गांधी जी इसके उसमें थे कि ग्राम पंचायतों का गठन होना चाहिए। अब 73वां संविधान संशोधन जो हुआ 1992 में, इसमें क्या हुआ? ग्राम पंचायतों। और 74वां संविधान संशोधन 1992, इसमें नगर पालिका की। अच्छा, ये दोनों ही संशोधन लागू कब से हुए? 1993 में। ठीक है, अब बात आती है अनुच्छेद 41, कुछ कंडीशन में काम, शिक्षा और लोक सहायता पाने का अधिकार। कुछ स्पेशल कंडीशन में, जैसे लोक सहायता मीन्स पब्लिक की सहायता करने का इसमें बताया गया है। जैसे विकलांगता में देखो मदद करती है गवर्नमेंट, वृद्धावस्था ये स्टेट में करती है, वृद्धा पेंशन देती है बूढ़े लोगों को, बेरोजगारी के लिए बेरोजगारी भत्ता वगैरह दिया जाता है। ये भी क्या है? ये लोक सहायता पाने का अधिकार है। इसमें आर्टिकल, ऐसे काम करना है तो उसमें भी कुछ कंडीशंस हो कि काम इंसान के हित में हो, ऐसे करके। ऐसा नहीं कि उसे बहुत टाइम बहुत ओवरलोड वर्क का कर रहे हैं, या ऐसा नहीं होना चाहिए। एक काम भी हो तो इस तरीके का हो कि इंसान उससे उसकी न्याय संगत हो, उसके अकॉर्डिंग काम की न्याय संगत और मनोवांछित दर्जाओं का उपबंध किया गया है इसमें। किसमें? अनुच्छेद 42 में। अनुच्छेद 43 में क्या किया गया है? कर्मकारों के लिए निर्वाह योग्य मजदूरी, एटलीस्ट ऐसा तो हो कि कर्मकार अपने निर्वाह कर सकें, इतनी तो मजदूरी होनी चाहिए कि वो अपने जीवन का निर्वाह कर सकें। तो इसके लिए क्या किया गया? बढ़ावा दिया गया किसको? कुटीर उद्योगों को बढ़ावा दिया गया, जिसके तहत 43 का, यानी कि 43A कह सकते हो आप, सब क्लॉज ए। तो ये कब हुआ? जो भी सब क्लॉज ए करके होते हो, 42वां संविधान संशोधन 1976 में किया गया। इसमें क्या किया गया? औद्योगिकों के प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी सुनिश्चित करना। ठीक है, इससे पहले क्या है? कुटीर उद्योग को बढ़ावा दिया गया। फिर संशोधन हुआ 42वां संविधान संशोधन 1976, इसके तहत जोड़ा गया 43A, उद्योगों के प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी सुनिश्चित करना। और एक है फिर हमारा 43B, 43 खा कह सकते हो, ये है 97वां संविधान संशोधन 2011 का है, जिसके तहत सहकारी संस्थाएं क्या होती हैं? जो गवर्नमेंट और पब्लिक के बीच एक लिंक का काम करती है। जैसे क्या हुआ कि कोई भी, आप मान लीजिए किसी भी चीज़ का रेट, कोई भी सब्जी है जो मंडी में आ रही है कम रेट पे, बट उसे बाहर लाके उससे दोगुने तिगुने चौगुने रेट पे बेच रहे हैं जो, तो वो क्या है? वो एक उनके बीच एक संस्था काम करेगी जो कि सहकारी संस्था, कि इन दोनों के बीच इतना ज़्यादा वेरिएशन ना हो, ये इस तरीके का जो भी हो रहा है इस पर रोक लगाने का काम करेगी संस्था। अब आता है अनुच्छेद 44, यूनिफॉर्म सिविल कोड, एक समान सिविल संहिता, जो कि गोवा ने लागू की है, अभी और किसी राज्य ने लागू नहीं की है। अनुच्छेद 45, 86वां संविधान संशोधन 2002,
इसमें बताया गया कि 0 से 6 वर्ष तक के बच्चों का देखभाल व शिक्षा प्रदान करना है। अच्छा, मौलिक अधिकार में भी हमने पढ़ा है आर्टिकल 21A में 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को शिक्षा प्रदान करना। तो 6 से 14 वर्ष तक का तो हमने पढ़ा है मौलिक अधिकार में, 6 से 14 वर्ष तक, ये याद रखना। लेकिन जो DPSP में हम पढ़ रहे हैं वो है 0 से 6 वर्ष तक के बच्चों का देखभाल करना व शिक्षा प्रदान करना। ये एग्ज़ाम में पूछ लेता है कि 86वां संविधान संशोधन में किस वर्ष तक के बच्चों की शिक्षा की बात की गई है, और जो मौलिक अधिकार में है आर्टिकल 21 में किस 46 SC ST एवं अन्य दुर्बल वर्गों की शिक्षा और अर्थ संबंधी हितों की अभिव्यक्ति की गई है। आर्टिकल 47 लोगों के पोषण स्तर में सुधार करने की बात की गई है। इसमें लोक स्वास्थ्य का सुधार करने का राज्य का कर्तव्य। इसमें जो नशीले पेय पदार्थ हैं उन पे बैन लगाया गया है। प्रोविजन ऑन द कंजम्पशन ऑफ इनटॉक्सिक ड्रिंक्स एंड ड्रग्स। अच्छा, ड्रग्स में एक्सेप्शन है ये मेडिसिन्स, क्योंकि कुछ मेडिसिन्स ऐसी होती हैं जो नशीली रहती हैं, जिन्हें ऑपरेशन के टाइम पे पेशेंट को दी जाती है, तो उसे इंक्लूड नहीं करेंगे, वो एक्सेप्शनल केस में रखी गई है। फिर है हमारा अनुच्छेद 48 कृषि एवं पशुपालन का संगठन। दुधारू पशु जो हैं हमारे गाय वगैरह हो गई के वध पर रोक लगाने के लिए व उनकी नस्लों में सुधार करने के लिए ये आर्टिकल 48 में बात की गई है। अब हम बात करते हैं आर्टिकल 48A 48 का, जो ये कब जोड़ा गया, 42वां संविधान संशोधन 1976 में। इसमें बात की गई है पर्यावरण का संरक्षण व अनुच्छेद 49 राष्ट्रीय स्मारकों, स्थानों और वस्तुओं के महत्व का संरक्षण करना। जो भी हमारे राष्ट्रीय स्मारक हो गए, जैसे प्राचीन मंदिर हो गए, सबसे पहले के तो यही है प्राचीन मंदिर, प्राचीन मस्जिद हो गई, ताजमहल, लाल किला, ये सब क्या है, राष्ट्रीय स्मारक हैं। इनका संरक्षण करने की बात की गई है। अनुच्छेद 50 अनुच्छेद 50 में बात की गई है कि सेपरेशन ऑफ कार्यपालिका और न्यायपालिका, इनका क्या होना चाहिए, सेपरेशन होना चाहिए, इनके पृथक्करण की बात की गई है। आर्टिकल 51 अनुच्छेद 51, इसमें कहा गया है अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिव्यक्ति की गई है। तो ये हमारे आर्टिकल हो गए सारे 36 से 51 तक में। किस आर्टिकल में किस चीज़ से संबंधित बात की गई है वो सारा हमने डिस्कस कर लिया है। एक और आर्टिकल है जो कि अनुच्छेद 350 का, इसमें बात की गई है प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा देना। और अनुच्छेद 351 क्या है, हिंदी को प्रोत्साहन देना। अच्छा, ये एक इसमें ये पूछ लिया जाता है कि ये किसने कहा DPSP के बारे में। DPSP एक ऐसा चेक है जो बैंक की सुविधा अनुसार अदा की जाएगी। तो ये कहा है, किसने कहा है, KT शाह जी ने कहा है। थैंक यू एवरीवन।